हफ्ते के आखिरी दिन फिर से आज है कमजोर शुरुआत के संकेत। कमजोर शुरुआत के बाद क्या कुछ रिकवरी आएगी और इस रिकवरी में उछाल में क्या बिकवाली करनी है या फिर अब आ चुके हैं खरीदारी के मौके। रहेगा शेयर बाजार लाइव में आज इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका। नमस्कार। दिल्ली स्टूडियो से आज फिर से मैं हूं अनिल सिंघवी और मुंबई से मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ा बाजार में कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है और कल वीकली एक्सपायरी के दिन हमने हल्की सी और कमजोरी जुड़ते हुए देखी है। कोई भारी गिरावट नहीं हुई है पर धीरे धीरे बाजार नीचे आ रहे हैं। तो अब महीने की एक्सपायरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वीकेंड सेशन है, जानेंगे अनिल सर के साथ कि किस तरह की रणनीति आपकी होनी चाहिए। उससे पहले सर एक बार आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। थोड़ा हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से डाउ लगभग 120 अंक फिसल कर बंद हुआ, पर अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी भी आपको दिखी थी। टेक्नोलॉजी शेयर्स वहां पर दबाव था, इसलिए नैस्डैक में फिर से 0.5% की गिरावट रही। सोना यहां पर लगातार दबाव बन रहा है, 8 महीने के निचले स्तर के करीब है, $1760 पर इंटरनेशनल मार्केट्स में। टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एयरटेल ने लगातार 5वें महीने जियो से ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं, तो ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। और एनएमडीसी 2 साल के लंबे गैप के बाद अब जो इनकी डॉनिमलाई माइन है वहां पर कल इन्होंने कामकाज शुरू करा है, तो इस स्टॉक पर भी रखनी पड़ेगी आपको नजर। पर आइए मार्केट पर नजर रखते हैं और जान लेते हैं कि अब किस तरह की रणनीति बननी चाहिए। सर, एक जो ट्रेंड बन रहा है पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं, जो बजट वाला हफ्ता था उसमें तो एक दमदार रैली बनी, पर ऑलमोस्ट पिछले 2 हफ्ते से एक कंसोलिडेशन का ही ट्रेंड बन रहा है। अगर हम पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस देखें तो 3 ट्रेडिंग सेशंस में बढ़त रही है, बाकी में गिरावट हुई है, पर गिरावट इतनी भारी नहीं थी। कल 0.6% निफ्टी फिसला है, उससे पहले 0.7% फिसला था, वरना ऑलमोस्ट सपाट ही रहा था और जो गेंस के सेशन थे वो तो अच्छे ही रहे थे। तो कैसे देखें सर, क्योंकि कल की गिरावट में एटलीस्ट 15,100 तो होल्ड कर लिया, बट लगातार थोड़ा वो कंसोलिडेशन का दौर दिखते हुए दिख रहा है सर। दीप, बिल्कुल सही बात है कि बाजार बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, गिर रहे हैं लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि गिर रहे हैं, धीमे धीमे नीचे सरक रहे हैं। क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर देते हैं और नेक्स्ट डे उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे जाकर क्लोजिंग देंगे और जो नेक्स्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके थोड़ा सा ऊपर। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर दोनों ही तरह के ट्रेडर्स थोड़े से आपको कंफ्यूज नजर आएंगे कि क्या वाकई में बाजार टॉप बनाकर तेज गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, तो जवाब मिलेगा ना। क्या बाजार ऐसा हो गया कि आप एकदम से मतलब दमदार खरीदारी कर लें कि करेक्शन बढ़िया हो गया ले ही लें, तो जवाब मिलेगा ना। तो ये बेसिकली ये जो वक्त है इस वक्त बाजार में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का, ये पेशेंस टेस्ट करने का वक्त है, कन्विक्शन टेस्ट करने का वक्त है कि आपका भरोसा कितना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 काम करने चाहिए। पहली चीज, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और स्टॉप लॉसेस के लेवल पर फोकस करना चाहिए, और अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो आपको अपनी पोजीशन लाइट करनी चाहिए। पहला सवाल सिंपल है। दूसरा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपको यह देखना है कि क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट रहे हैं जिनके नीचे बाजार बंद होता है, तो मुझे अपनी पोजीशनल तेजी की पोजीशन जो मैंने अच्छे लेवल पर एंटर करके बनाई वहां पर अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लूं, मुनाफा थोड़ा सा ले लूं, ताकि अगर बाजार में गिरावट और बढ़ जाए तो मुझे नुकसान ना हो प्रॉफिट का। तो वो जो दूसरी वाली चीज है उसमें अभी भी आप सेफ हैं। पहली वाली चीज में यह है कि एक के बाद 15,314 का हमने लाइफ टाइम हाई क्लोज किया। अब तक वापस जो हम क्लोज पर आए, अभी 15,100 के नीचे हम क्लोज नहीं हुए। तो वैसे आप देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई से अभी तक आप 200 पॉइंट नीचे भी क्लोज नहीं हुए ढंग से। तो फिर ऐसे तो कोई चिंता की बात है नहीं कि जिसकी वजह से आप ये दौड़े ये सोचें कि भाई बाजार बहुत गिर गया है या बहुत कमजोर हो गया। लेकिन बाजार में अब तक जो हमारी आदत पड़ी हुई कि 1-1.5-2 दिन में करेक्शन पूरा खत्म करके वापस आ जाए, या फिर हमारी जो आदत दूसरी है कि मतलब एकदम ताकत जल्दी से नजर आए, वो थोड़ी सी मिसिंग है। तो मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन का वक्त है। हो सकता है आपको प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा ना दिखे, जैसा कि इस मार्केट में दिख रहा है कि सुबह सुबह गैप से खुलते हैं, रिकवरी होती है, फिर नीचे जाते हैं, फिर क्लोजिंग में ऊपर आते हैं। तो आपको टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा नजर आएगा प्राइस वाइज करेक्शन के। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ एक लेवल्स पर नजर रखनी है और उन लेवल्स के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको ज्यादा चिंता करनी है। और वो लेवल मेरी नजर में जो आज के लिए है दीप, वो है 14,975 के आसपास का। 15,000 14,975 इसके नीचे ट्रेड करता है, इसके नीचे क्लोज देने का संकेत देता है
तो हम ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल करेंगे, तब भी नेगेटिव नहीं होगा, तब भी ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल होगा। नेगेटिव होने के लिए अभी भी काफ़ी वक्त है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपको नज़र रखनी है, 14,975 15,000। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये आखिरी सपोर्ट लेवल है जिसे बाजार को आज होल्ड करना है। दूसरी बात है कि आज वीकली क्लोजिंग भी है, और अगर वीकली क्लोजिंग में आज फिर आप 15,100 के ऊपर बंद होते हैं तो कहीं कोई चिंता की बात बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आपने वीक ऑन वीक 15,100 पर क्लोज दिया था। इस बार फिर से 15,100 पर अगर आज आप क्लोज हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी है जब आप 14,975 के नीचे क्लोज होते हैं, तो थोड़ा सा नीचे का रास्ता आपके लिए खुल जाता है, और वो लेवल्स जो होंगे वो मैं आपको और मंडे को विस्तार से बताऊंगा कि अगर हम 15,000 के नीचे बंद होते हैं तो रास्ता कहाँ का खुलता है। ये सिंपल सी चीज़ है। तो आपको आज इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 14,975 के आसपास के लेवल पर फोकस करना चाहिए। इसके नीचे आपको कमजोरी के संकेत आते दिखेंगे, और अगर वीकली क्लोजिंग उसके नीचे मिली तो आपके लिए ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। सवाल बैंक निफ्टी में अगर इसी तरह से है तो बैंक निफ्टी के लिए इस तरह के जो लेवल निकल कर आ रहे हैं वो 35,700 35,800 की रेंज के है। 35,700 35,800 बैंक निफ्टी पर आखिरी बड़ा मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे आज टूटकर बाजार बंद होते हैं, हालांकि उससे हम काफ़ी ऊपर हैं, 36,600 के आसपास बंद हुए हैं, तो कंफर्ट और कुशन काफ़ी है, 1000 पॉइंट का है। लेकिन अगर उसके नीचे आप जाकर बंद होते हैं तो ही आपको ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। तो मैं आज बजाय 70-75 पॉइंट एसजेएक्स नीचे खुलता है, दिन में क्या करता है, दिन में 14,975 पहुंचता है, तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, या रिकवर होता है, ये सब दिमाग लगाने के बजाय मैं फोकस इस बात पर करूंगा कि क्लोजिंग आज कहां होती है। तो आज 9:15 क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 3:30 पर क्या होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीप बिल्कुल, तो क्लोजिंग एक बार फिर से इंपॉर्टेंट रहेगी, और अब तो हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस तरह का एक्शन दिन में बनता है। सर, जो मार्केट की अप्रोच रही है अब तक, या जो हमारी मेंटालिटी रही है, आपने उसके बारे में छुआ, क्या उसमें भी कुछ बदलाव करना चाहिए जिस तरह से हम इंट्राडे पोजीशंस बना रहे हैं? थोड़ा सा आप एक तरह से कह सकते हैं दीप कि जितना ये मार्केट पिछले 2-3 दिनों में बाय ऑन डिप्स हुआ है उतना ही सेल ऑन राइज भी हुआ है। तो इतना हल्का सा बदलाव ये है, और इस बदलाव में अगर आपको लगता है कि सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी लेंगे मूड बदल जाएगा, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भले आपको 1-2 दिन के थकावट का दिखा रहा हो, कमजोरी का अभी आया नहीं, इस चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारी तेजी की पोजीशन छूट जाए, तो फिर आप सिंपल सा है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहें। लेकिन पिछले 3 सेशन से ये बात भी साफ दिख रही है कि जितना मार्केट तेजी करके आपको रिवॉर्ड कर रहा है उससे कहीं ज्यादा या उससे थोड़ा सा ज्यादा मंदी करके भी रिवॉर्ड कर रहा है। तो बड़े दिनों बाद लोगों ने शॉर्ट करके भी थोड़ा पैसा बनाया है। तो अब ये ट्रेड आपको दोनों तरह का मिल रहा है। जो आप अगर पोजिशनल ट्रेड देख रहे हैं, या आप पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीद कर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको मौका मिल रहा है। ये मौका उतना ही मिल रहा है जितना किसी वक्त शॉर्ट करने वालों को मिलता था कि छोटा सा प्रॉफिट लो और निकल जाओ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आप बेचिए, छोटा प्रॉफिट बने, निकल जाइए। सिमिलरली इंपॉर्टेंट और पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदिए, छोटा प्रॉफिट बने, निकल जाइए। और शॉर्ट करने वालों को भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करेंगे तो 50, 75, 100 पॉइंट निफ्टी में बनाना आसान है। हरे निशान में बेचेंगे तो लाल निशान में आता है। तो ये मार्केट जो है पिछले 2-3 दिनों का दोनों तरफ का होता हुआ दिखा है, और मुझे लगता है अब, लेकिन दीप कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी आपकी खत्म हो चुकी है, तो काफ़ी ट्रेड जो एक्सपायरी वाले होते हैं वो हो जाते हैं। आज आपके लिए एक फ्रेश ट्रेडिंग सेशन है, और अब जो इस हफ्ते में जब हम आ रहे हैं तो ये मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में थोड़ी सी पोजीशंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिनों का जो हमारा क्या कहना चाहिए बैकलॉग है दिमाग में, उसको थोड़ा सा हटाकर आज एक फ्रेश ट्रेडिंग सेशन के तौर पर सोचते हैं, और सिंपल सी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर फोकस करेंगे। वहाँ से नीचे के संकेत आए तो अब आज से हमें सोचना है कि आज की क्लोजिंग के बेसिस पे कि हम कमज़ोर हैं या नहीं तो फिर एक रनिंग करेक्शन है। अब पहले 1.5-2 दिनों का होता था, अब 3 से 4 दिनों का होने लगा है। पिछला करेक्शन भी 3 से 4 दिनों का इसी तरह से चला था, और उसके बाद अचानक से बाजार ने वापस मंडे को नया लाइफ हाई बनाया। सिमिलर सिचुएशन ये लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद आप फिर से 3 से 4 दिनों का ऐसा ही करेक्शन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई खास अभी तक दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपल एक ही चीज़ ध्यान में रखिए,
आपकी बेस्ट क्लोजिंग अब तक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है निफ्टी पर 15,314 की, और 15,431 का लाइफ टाइम हाई है। 15,431 के लाइफ टाइम हाई से आप सिर्फ 350 साढ़े 300 पॉइंट गिरे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से 2% है। 15,314 की लाइफ टाइम हाई से 15,118, मुश्किल से 200 पॉइंट गिरे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हर रोज बाजार एक साइड में चल नहीं सकता, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कमजोरी हुई है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 37,306 की लाइफ हाई आपको क्लोजिंग मिली है। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 700 पॉइंट नीचे, यानी 2%। तो 1.5-2%, 2.5% का करेक्शन बहुत ही छोटा रनिंग करेक्शन है। 4 से 5% तक के करेक्शन में बिल्कुल ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बियॉन्ड जो करेक्शन आता है वही आपके लिए तकलीफ वाला है। जी दीप। बिल्कुल, तो एक रनिंग करेक्शन की तरह देखें, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है थोड़ा बाजार में, उस पर नजर रखें। फिलहाल थोड़े ग्लोबल संकेत आपको वीकनेस दिखा रहे हैं, पर देखते हैं आज का एक्शन कैसा रहेगा। आज के संकेतों की रीडिंग क्या है सर, किस तरह से अप्रोच करें? संकेतों में दीप आज ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर रखे हैं मैंने, और एफआईज के संकेत न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर आए हैं। वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्यों न्यूट्रल से नेगेटिव दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं चाहता तो नेगेटिव भी रख सकता था, लेकिन फिर भी मैंने एक दिन का और चांस लेने का सोचा है कि एक दिन और देखते हैं। अदरवाइज ये संकेत आपके न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ आते हुए दिख रहे हैं एफआईज की तरफ से। घरेलू फंड के संकेत तो नेगेटिव थे, नेगेटिव हैं, और शायद बहुत समय तक नेगेटिव ही रहेंगे। गिरावट में भी उनका खरीदारी करने का मूड है नहीं। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं, और वायदा कारोबार के संकेत, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इसमें बदलाव नहीं है। अब आइए आज की रेंज में आपको दे दूं, 14,975, 15,065, ये निफ्टी की आज की दिन का सपोर्ट जोन है, जहां पर बाजार मजबूती से सपोर्ट लेने की आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके नीचे वैसे फिसलने के चांस कम हैं, लेकिन अगर हुआ तो 14,850, 14,900 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी पर बनकर आएगा। ऊपर की तरफ 15,200, 15,240 हल्की रुकावट की रेंज है। अगर हमने 15,165, 175 को पार किया तो उसके ऊपर 15,315, 15,340 परफेक्ट शॉर्ट जोन और प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जिस पर आपको फोकस करना है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 36,325, 36,400 तुरंत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिस पर आप फोकस कीजिए। और इसके नीचे 35,800, 36,100, ये वो रेंज है जहां पर आपको बहुत मजबूत सपोर्ट आएगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। ऊपरी स्थानों पर 36,750, 36,900 बड़ी रुकावट का लेवल है। या इसको पार करने के बाद 37,100, 37,300 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन, परफेक्ट शॉर्ट जोन है आपके लिए, इन पर आपको रखनी है नजर। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स जहां पर आप ध्यान रखें। दिन के लिहाज से कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट है सर? निफ्टी के लिए 15,065, 15,165, पहले इस रेंज पर फोकस कीजिए। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे फिर आप देखेंगे थोड़ा और मूव बड़ा होता दिखेगा। तब 15,200 से लेके नीचे 15,000, ऊपर 15,200, ये दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज के आसपास काम कर जाएं, लेकिन 14,975, 15,240 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इस बड़ी रेंज को भी बाजार किसी एक तरफ आज पार कर ले तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कर भी ले। लेकिन मैंने लेवल्स छोटे छोटे जानबूझ के आपको इसलिए दें कि बाजार जिस तरह का ट्रेंड दिखा रहा है उस हिसाब से आपके पास हर एक लेवल हैंडी होना चाहिए। बैंक निफ्टी 36,400, 36,750 ये दिन की छोटी रेंज है। 36,100 से 36,900 दिन की मीडियम रेंज लेकर चलिए, और ऊपर में बड़ी रेंज जो आपकी बनेगी वो 35,800 से लेकर 37,100 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी पर फोकस करना है। 35,800, 37,100 ये बड़ी रेंज है आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए, नजर रखें यहाँ पर। सर संकेत क्या दे रहे हैं एफआईएस के, और साथ ही पीसीआर क्या बता रहा है आज? एफआईज और यहाँ पर पीसीआर के एफआईज के संकेतों में कोई खास बदलाव है नहीं दीप। 1% आपका खाली थोड़ा सा बदल कर आया है निफ्टी में। पुटकॉल रेशियो चूंकि सीरीज की समाप्ति हो चुकी तो 1.17 से 1.40 आया है, इसीलिए मैंने न्यूट्रल लेवल किया है उसको। और इंडिया विक्स में भी कहीं कोई खास बदलाव है नहीं, तो डेटा में कोई खास बदलाव नहीं है आज के सेशन में। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो इंटरडे और क्लोजिंग बेसिस पर 14,950 का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। थोड़ा सा दूर है, लेकिन मेरे ख्याल से आज वहां पर स्टॉप लॉस रखना आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है,
इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस एक ही रखना है और वो है 36,350 का। इसके नीचे जाए तो आप अपना शॉर्ट भी लॉन्ग भी काट लें और अगर तेजी की पोजीशन है तो कम भी कर लें। शॉर्ट पोजीशन है तो 15,250 का स्टॉप लॉस रखिए निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर 37,100 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। और इंट्राडे में अगर 36,800 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है तो आप शॉर्ट एक बार काट लें, क्योंकि फिर 36,900 37,100 तक के टारगेट बन सकते हैं। और जिनको डीप स्टॉप लॉस रखना है कि थोड़ा बड़ा रखूंगा मैं, छोटा नहीं रखूंगा, तो फिर आपके लिए 37,100 ज़्यादा बेहतर स्टॉप लॉस है। तो दोनों में से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस रख लें। जी दी बिल्कुल सर। नई पोजीशंस फिर कैसे बनाएं? नई पोजीशन बनाने के लिए देखिए दो चीज़ है। एक तो निफ्टी आप जो खरीदना चाहते हैं तो 14,975 15,000 के आसपास जितना खरीदेंगे उतना बेहतर है। रेंज में दे देता हूँ 14,975 से 15,025, इस रेंज में आप चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का। 14,925 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 15,065, 15,115, 15,165, 15,200 और 15,240 ये सारे टारगेट्स हैं निफ्टी में। अगर आप सही रेंज में एंटर करते हैं तो ऊपर की तरफ के। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर उछाल मिले और 15,200 240 की रेंज आती है तो वहाँ पर जरूर बेचना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस 15,325 का होगा। नीचे 15,115, 15,075, 15,025 और 14,975 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली। क्योंकि आज गैप से ओपनिंग के संकेत आ रहे हैं, तो अगर जो लोग गैप से ओपनिंग को देख रहे हैं तो वो एक काम और कर सकते हैं, 15,250 का ही स्टॉप लॉस मानकर 14,975 तक के लिए ट्राई कर सकते हैं। दूसरा वो तरीका है जो मैं 9:08 पर आपको एक बार बता दूंगा कि क्या करना चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,800 36,100 ये अच्छी रेंज है जहाँ पर आप एक बार खरीदारी कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह जो बैंक निफ्टी में खरीदारी की मुझे दिखती है वो 35,700 से 35,800 की नज़र आती है। ये रेंज मुझे बहुत कंफर्टेबल दिखती है और सबसे मजबूत सपोर्ट मुझे 35,700 से 35,800 की रेंज में, मैं ये सारे स्पॉट लेवल आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर मुझे दिखता है। तो मैं 35,800 से 36,100 इस रेंज में खरीदारी करने की राय दूंगा। 35,700 आपका स्टॉप लॉस होगा। 36,225, 36,325, 36,400, 500 और 36,600 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जहां तक बेचने का सवाल है, अब आई डोंट नो उछाल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिले तो 36,900 37,100 ये एक अच्छी रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आप बिकवाली कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस होगा 37,350 का। लाइफ टाइम हाई जो क्लोज हुआ है 37,306, उससे थोड़ा सा ऊपर 36,750, 36,600, 36,500 और 36,400 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आप ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं। जी दी बिल्कुल। तो यह है आपके लिए पूरे लेवल्स को लेकर संकेत। सर, वायदा कारोबार की बैन लिस्ट बढ़ गई है, डबल हो गई है। आइडिया और सेल ऑलरेडी बैन में थे, उसमें अब BHEL और कैनरा बैंक जुड़ गए हैं, पर PNB ये बैंक बैन से बाहर आ गया है। एक जो सर पुराना इंडिकेटर था, बीच में हमने इसके बारे में बात करनी नहीं करी थी। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में अगर स्टॉक्स बढ़ते हैं तो शायद मार्केट भी थोड़ा गिरने के संकेत देता है, क्या वही समझे? नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दीप। और वैसे भी क्या स्टॉक्स जो है ना, मतलब बहुत ही छोटे हैं, मार्केट मूवर नहीं है, और नंबर में देखेंगे तो 3-4 ही है, तो कोई खास मुझे नहीं लगता है कि इससे फ़र्क पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट एक बैंक अंदर गया तो एक बैंक बाहर आ गया है, वैसा है। कोई खास ऐसा बदलाव होता दिखे वैसा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है कोई खास और देखिए आइडिया सेल भेल ये तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं बैन में जाने वाले। ये तो बैन में बाहर रहे हैं तो खबर है, बैन के अंदर रहे हैं तो खबर नहीं है शायद। पर इस पर एक सवाल और बनता है सर, जो मार्केट का कॉम्पोजिशन है। कल हमने जो इंटरेस्टिंग चीज देखी सर कि हालांकि निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुआ, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट रही, 90 पॉइंट्स नीचे, पर ये गिरावट सिर्फ 5 या 6 स्टॉक से आती हुई दिखी है सर। उसमें से आप सारे दिग्गज ले लें, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस और थोड़ा कोटक बैंक का भी कंट्रीब्यूशन रहा। अगर ये निकाल दें तो PSU स्टॉक्स में तो दमदार तेजी थी और ब्रॉडर मार्केट्स तो कल भी पॉजिटिव ही एक्शन में रहे। तो किस तरह से इस एक्शन को समझे कि बाकी मार्केट में तो तेजी का माहौल है, सिर्फ ये जो कुछ बड़े स्टॉक्स गिर रहे हैं इसलिए आप इंडेक्स लेवल पर भारी गिरावट देख रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है दीप, और इस सवाल का जवाब वैसे भी अदरवाइज भी आपको अगले सवाल में मिल जाता है, क्योंकि जनरली आप ये सारी स्ट्रेटेजी के बाद फंड फ्लो पर बात करते हैं। इसका जवाब फंड फ्लो में छुपा हुआ है। और कहाँ छुपा हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको। 903 करोड़ की कैश में खरीदारी की है एफआईज ने, ठीक है। और सामने आप आंकड़े उठा के देखिए, पिछली बार कब ऐसा हुआ कि एफआईज ने कैश मार्केट में जितनी खरीदारी की है
उससे ज़्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टॉक फ्यूचर्स बोल रहा हूँ, इंडेक्स फ्यूचर्स नहीं बोल रहा। कल लंबे समय बाद, मतलब हफ्तों बाद, महीनों बोलूँगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हफ्तों बाद पहली बार मुझे ऐसा आंकड़ा दिखा कि 900 करोड़ की खरीदारी के सामने 1195 करोड़ के स्टॉक बेचे हैं। ठीक है, अब आमतौर पर क्या होता है कि जो भी एक्शन की शुरुआत होती है वो एफएनओ से होती है। आज जो आपको मेरी कमेंट्री में दम कम लग रहा होगा, आप सेंस कर सकते हैं, वो इसलिए कम लग रहा है कि मुझे एफआईज के आंकड़े मज़ेदार और पसंद नहीं आ रहे हैं, और वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे पसंद नहीं आ रहे। नहीं तो मैं कल तक भी आपको कह रहा था कि कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। दो दिक्कत की बात है इन आंकड़ों में। पहली बात, कैश मार्केट में जितना एफआई ने स्टॉक खरीदा उससे ज़्यादा वायदा कारोबार में बेचा है। दूसरी बात, आमतौर पर बिकवाली की शुरुआत वायदा कारोबार से एफआईज करते हैं, फिर कैश मार्केट में आते हैं। तो जब तक इंडेक्स खरीद रहे हैं, इंडेक्स बेच रहे हैं, मुझे बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स बेचना शुरू करते हैं, स्टॉक्स बेच के आप क्या करते हैं कि चलिए हम थोड़ी डिलीवरी उतारते हैं, तो डिलीवरी उतारने के लिए बेहतर तरीका ये है कि बजाय हम कैश मार्केट में बेचें, वहाँ लिक्विडिटी कम होती है, फ्यूचर्स में बेच दें, अगले हफ्ते तो एक्सपायरी है ही है, तो हम सामने सामने हमारा आर्बिट्राज खत्म कर देंगे या डिलीवरी उतार देंगे, तो अपने आप हमारा काम हो जाएगा। तो ये कल, अब ये आंकड़ा चूंकि एक ही दिन का है, कल पहली बार हुआ है, तो मैं एक दो दिन और देखना चाहूंगा कि वाकई में एफआईज का मूड कोई बदलने के संकेत है या एक आध दिन के हिसाब से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कर लेते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन पॉइंट सिंपल यही है दीप कि फिर ऐसी सिचुएशन में कल के सेशन में अगर आज के सेशन में अगर एक सबसे बड़ा नेगेटिव में लेके चलता तो वो ग्लोबल मार्केट भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ जिससे बहुत डर लगे। इतना हमें अंदाजा ही था कि अमेरिका में कमज़ोर सेशन रहेगा, आज भी थोड़ी बहुत कमजोरी के संकेत है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ी दिक्कत जो है, कल पहली बार एफआईज के डेटा क्वालिटी वाइज थोड़े से हल्के हुए, उस पर मेरी नज़र है। तो आप जिस सवाल का जवाब मांग रहे थे कि क्यों ब्रॉडर मार्केट में तेजी रही, क्यों हैवी वेट्स गिरे, तो एफआईज की होल्डिंग भी हैवी वेट्स में ही ज़्यादा है, और अगर उनके पास हैवी वेट्स ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो वहीं बेचेंगे। और बेचने के लिए कैश मार्केट कम लिक्विड होता है। वायदा कारोबार में एक साथ में 10 लाख रुपए का लोट, एक लोट बेचो 10 लाख रुपए की वैल्यू होती है अंदाज से, मैं बता रहा हूँ। तो आपके लिए डिलीवरी उतारना एक बार आसान काम है। तो आपके सवाल का जवाब इन आंकड़ों में। जी दीप, बिल्कुल। तो आंकड़े एफआईएस के थोड़े इंटरेस्टिंग है और वो बता रहे हैं कि क्यों हैवी वेट्स में हम वीकनेस देख रहे हैं, हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन भरपूर रहा है। सर, वायदा बाजार के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के लिए? एफएनओ में दीप वही 15,000 ही है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पर 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो वो होल्ड होगा तब तक ठीक है। उसके नीचे हम और फ्रेश कमजोर होंगे। 15,300 थोड़ा ऊपर बड़ा लेवल है, तो ब्रॉड रेंज 15,300 निकल कर आती है, लेकिन उससे पहले हल्की रुकावट का लेवल 15,200 है। तो गैप से खुलने के बाद 15,200 आपकी रेंज हो जाती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,500 हल्का सपोर्ट लेवल है, जहां 7 लाख शेयर पुट में है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। आप 36,600 पर बंद हुए हैं। अगर 36,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो समस्या है, क्योंकि 7 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट भी है, और साथ ही पुट में कल 4 लाख शेयर वहां जुड़े भी हैं, जो कि कल के लॉन्ग्स हैं। यानी कि कल जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई है, वो फिर रिस्क पर आएंगे। तो फिर आपको 36,100 तक बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ दिख सकता है। 36,500 के नीचे टिका तो ऊपर में 37,000 को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वही 36,900, 37,100 ऊपर में बड़ा सप्लाई जोन है, और नीचे में 36,100 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा में आपको दिख रहा है। जी दीप, ओके, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। सर, पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर जो तेजी का माहौल आया है, ये बरकरार रहेगा? रहना चाहिए। देखिए, अब एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज तो एक रिपोर्ट और भी आई है क्रेडिट स्विस की, और उन्होंने भी एसबीआई को पर बड़ी तगड़ी रिपोर्ट दी है, और बढ़िया काफ़ी कुछ लिखा है। तो मुझे लगता है सरकारी बैंकों में, लेकिन अब ये कि अब आप एंटर करने के लिए थोड़ा लेट हो चुके हैं। जिस तरह की तेज़ दौड़ लगा चुके हैं, लेना है। अब करेक्शन आ जाए फिर आप लीजिए। करेक्शन में कोई हड़बड़ी करके जल्दबाजी करके लेने का मतलब नहीं है। ये मार्केट है, सब चीज़ मिलती है, और नहीं मिली तो कोई ऐसी खास बात नहीं कि आपने ऐसा मिस कर दिया कि वापस कभी मिलेगा नहीं। तो भाव से लीजिए, आराम से लीजिए, लेने का ध्यान रखिए। ये आपको पता है कि लेना क्या है। अब सिर्फ ये कि कब लेना है वो थोड़ा सा वेट कर लें तो ज़्यादा ठीक है। आज का ट्रेडिंग सेशन देखिए, मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन है दीप। आज के सेशन में कहाँ हम बंद होते हैं
ये बाजार की आगे की चाल आपको डिसाइड करेगा। तो मेरे लिए आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि करेक्शन खत्म करके वापस बाजार लाइफ हाई पर जा रहे हैं या ये करेक्शन 14,700 तक निफ्टी को ले जा सकता है, 300-400 पॉइंट की और जगह बना सकता है। इसका जवाब मुझे आज मिलेगा और इसीलिए मैं आज बता रहा हूँ कि कल भी मैं क्लोजिंग वाला शो पूरा नहीं कर पाया और परसों तो बिल्कुल ही नहीं कर पाया था क्योंकि मैं फ्लाइट में था। लेकिन आज मैं आपको और हमारे दर्शकों को सबको मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ आज का क्लोजिंग वाला शो मैं कंप्लीटली पूरा करने जा रहा हूँ, दिल्ली से ही करूँगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। कल कुछ मीटिंग्स वगैरह की वजह से मैं मिस कर गया, लेकिन आज का सेशन पूरा मैं आपके साथ क्लोजिंग में भी हूँ और आज इंपॉर्टेंट भी है और हफ्ते का आखिरी दिन भी है, तो मैं वो शो मिस नहीं करूँगा, ये आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल। और सर कल तो मेरे इनबॉक्सेस में भी सोशल मीडिया पर ढेरों मैसेजेस आए थे कि अनिल जी कहाँ हैं, थोड़ी स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मदद हो जाएगी। बट डेफिनेटली आज अनिल जी हमारे साथ रहेंगे क्लोजिंग शो में भी और आपको हर इंपॉर्टेंट लेवल पर अपडेट भी देते रहेंगे। आइए अब देख लेते हैं कौन से अहम स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर और कुछ ब्रोकरेज एक्शन भी। कुशल, देवांशी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से खबरों वाले शेयर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले फोकस करिए आज का कैश में जो नतीजे आएंगे महिंद्रा सीआई के, यहाँ पर फोकस रखेगा। इसके अलावा शिवाजी जयंती पर करेंसी मार्केट जो है वो आज बंद रहेंगे, तो बैंक हॉलीडे भी रहेगा, तो कोई सेटलमेंट नहीं होगा आज। इसके अलावा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने की आज अंतिम तारीख है। साथ ही स्पाइस जेट जो है आज 24 नई घरेलू उड़ानें शुरू करता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील के पार्टली पेड अप शेयरों की भी आज रिकॉर्ड डेट है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और कुछ स्टॉक्स के प्राइस बैंड में रिवीजन हुए हैं, 20% से घटकर 10% हो गए हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, अदानी ट्रांसमिशन और न्यूलैंड लैब शामिल हैं। इसके अलावा कल पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे अंबुजा सीमेंट्स के, आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे, बेटर देन एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट इनकी जो मार्जिन्स हैं 20% का हमारा अनुमान था, 22% के मार्जिन्स आए हैं। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी लगभग 9% बढ़कर करीब 500 करोड़ रुपए आता हुआ नजर आया। हमारा अनुमान 450 करोड़ का था। साथ ही सेल्स वॉल्यूम जो है वो भी 7.2% आई है, 7% की एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। रेल टेल का आईपीओ पर फाइनल अपडेट भी आया है हमारे पास, जहां पर जो कुल आईपीओ भरा है वो ऑलमोस्ट 42 टाइम्स भरता हुआ दिखा है और रिटेल पार्टिसिपेशन 17 गुना की आती हुई नजर आई है। डाबर ये फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर इनके लिए नेगेटिव डेवलपमेंट दिख रही है, क्योंकि जो प्रोमोटर विंडी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आज ब्लॉक डील के जरिए करीब 88 लाख यानी कि इक्विटी हिसाब से देखेंगे तो 0.5% इक्विटी जो है वो बेचते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर इस शेयर की बिक्री से करीब 460 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। और जो प्राइस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 509 रुपये 65 पैसे के बीच भाव से 520 रुपये 5 पैसे के बीच जो है ये डील होने की संभावना है। तो मैक्सिमम 2% के डिस्काउंट्स पर जो है आपको ये डील होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और साथ ही बीपीसीएल, ये तीनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि ऑयल इंडिया और एआईएल ने कंसोर्टियम बना लिया है। इनफैक्ट इन दोनों के जो बोर्ड्स हैं उनसे ये मंजूरी मिल गई है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो बीपीसीएल की है उसमें करीब 62% हिस्सेदारी जो है ये खरीदने के लिए अब बोली लगा सकते हैं। ये बोर्ड से, इन दोनों के कंपनियों के बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो ये तीनों कंपनियां फोकस में रहेंगी। इसके अलावा एनएमडीसी, डोनीमलाई आयरन और माइन पर जो कामकाज है वो फिर से शुरू होता हुआ है, तो काफी बड़ी खबर एनएमडीसी के लिए साबित हो सकती है आज के मूवमेंट के हिसाब से। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इक्विटी रूट के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। साथ ही एसीसी अंबुजा सीमेंट के साथ इनका जो मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट है उसको रिन्यू कर दिया है और अगले 3 साल तक के लिए ये एग्रीमेंट रिन्यू किया गया है। और अंत में एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर कंपनी 26 फरवरी को दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करने वाली है और अगर ये दूसरा अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो इनकी जो रिकॉर्ड डेट बनेगी वो होगी 8 मार्च। ओके, तो एक और डिविडेंड आ रहा है एचएल की तरफ से, नजर रखिए इस काउंटर पर और ढेरों और स्टॉक्स हैं खबरों के लिए। देवांशी के पास कुछ और खबरें और फंड एक्शन भी है। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो टेलीकॉम स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए करीब 13,500 करोड़ के डिपॉजिट्स का भुगतान किया और उसमें सबसे ज़्यादा जियो ने ये डिपॉजिट पे किया है। जियो ने करीब 10,000 करोड़ के डिपॉजिट्स का पेमेंट किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एयरटेल ने 3,000 करोड़ के डिपॉजिट्स का भुगतान किया है और वोडाफोन आइडिया ने 550 करोड़ के डिपॉजिट्स दिए हैं। पहली मार्च से ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू होते हुए दिखेंगे, तो इस पर नजर रखें। साथ ही ट्राई की तरफ से दिसंबर की यूजर डेटा के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें आप देखिए एयरटेल ने लगातार 5वें महीने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं और वोडाफोन ने अपने ग्राहक गंवाए हैं। करीब 5.5 मिलियन ग्राहक का एयरटेल ने जोड़े हैं, 3.2 मिलियन ग्राहक जो हैं वोडाफोन आइडिया ने जोड़े हैं। और अगर हम बात करें इसकी
हम जिस तरह से देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया ने करीब 57 लाख ग्राहक जो हैं वो गंवाए हैं, माफ़ कीजिए, ये डेटा फिलहाल आता हुआ दिख रहा है, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है। और साथ ही M&M, यहाँ पे आप देखिए रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिनका ये कहना है कि जो फोर्ड मोटर्स हैं वो अब भारत में अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर दोबारा विचार करती हुई दिख रही है और M&M के साथ अपने जितने भी कामकाज हैं उस पर रोक लगा दी है। दिसंबर में ही उन्होंने जो 27 करोड़ की डील थी उस पर भी रोक लगा दी थी। उनका एक जॉइंट वेंचर था जो SUV बनाने के लिए था, लेकिन फिलहाल वो अब स्ट्रेटेजी पर दोबारा विचार कर रहे हैं। साथ ही सफारी इंडस्ट्रीज पर नजर करें, 23 फरवरी को इनकी बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स जारी करने पर फिर एक बार बैठक होती हुई दिखेगी और फैसला होता हुआ दिखेगा। अरविंद फैशंस पर आपको नजर रखनी है, जहां पे राइट इशू की रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी है। 24 फरवरी को राइट इशू की जो रिकॉर्ड डेट है वो तय होती हुई दिखी है। 135 रुपीज़ प्रति शेयर पर राइट इशू को मंजूरी मिली थी और 200 करोड़ तक के राइट इशू को मंजूरी कंपनी के बोर्ड की तरफ से आती हुई दिख रही है। इशू में 20 पर 3 राइट इश्यूज जो हैं उसके लिए शेयरधारक एंटाइटल्ड होते हुए दिखेंगे। और साथ ही DLF पर नजर रखें, जहां पे कंपनी की जो सब्सिडरी है DLF साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, उन्होंने फेयर लीफ रियल एस्टेट का जो अधिग्रहण है वो पूरा कर दिया है। 780 करोड़ में करीब 52% हिस्सेदारी उन्होंने खरीद ली है, तो इस पर भी नज़र होगी। और पॉली मेडिक्योर जो QIP था खुला था वो बंद हो चुका है और उसकी डिटेल्स बाहर आ चुकी हैं। QIBs को 524 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर करीब 76 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जो कि 5% के डिस्काउंट पर हैं। जो फ्लो प्राइस तय किया गया था वो 550 रुपीज़ 80 पैसे पर तय किया गया था। शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल ही हमने देखा था कि इनकी जो तेलंगाना यूनिट है उसको US FDA से एक इम्पोर्ट अलर्ट आता हुआ दिखा था और उस पर कंपनी की सफाई आई है कि आप देखिए उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इम्पोर्ट अलर्ट लिस्ट से बाहर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कुल बिक्री में करीब 45% का हिस्सा है, तो वो जारी रहेगा, तो इसके चलते ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये कहते हुए दिख रहे थे। और बल्क डील्स में आप देखिए कारदा कंस्ट्रक्शंस पर नज़र होगी, जहाँ पे लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 3.25 लाख शेयर्स यहाँ पे 125 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं, तो इस पर भी आपको नजर रखें। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं और कुछ फंड एक्शन भी आपके लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सिर्फ 2 स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है। सबसे पहले देखिए अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पर कंपनी के नतीजे आया। इसके बाद भी अगर आप देखिए नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले थे। कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है करीब 40% बढ़ा है, आय में करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नतीजे हर पैमाने पर अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट या रेटिंग प्राइस में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। मॉर्गन स्टैनली और मैक्वारी, ये दोनों जो ब्रोकरेज हाउस हैं करीब 300 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। सबसे कम लक्ष्य दिया है नोमिरा ने, न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 265 पे लक्ष्य को बरकरार रखा है। और ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं जेफरीज, इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 330 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब 283 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ACC इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा, यहाँ पर खबर के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हुई देखिए। हालांकि कहीं भी अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस या रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं है, करीब 1790 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 2000 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। नोमिरा भी बिल्कुल सिमिलरली न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1930 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो ये है आपके लिए तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर रहेगा एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। बिगुल के साथ करते हैं हमारे सारे मेहमानों का स्वागत। तो सबसे पहले आज शुरुआत करूंगा मैं कुणाल जी के साथ। कुणाल जी देखिए, मेरे को आपसे शुरुआत करने के लिए खाली बहाना चाहिए था जी। कल मैंने बहाना बना लिया कि भाई मैं दिल्ली वालों से शुरुआत करूंगा, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। आज मैं सेम बहाना तो नहीं बना सकता, तो आज जो मेरे साथ कलर में सबसे ज़्यादा मिलते जुलते पिंक पिंक कुणाल जी दिख रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलिए मैचिंग आपकी मेरी ज़्यादा है आज। अनिल जी देखिए, गुलाबी टी शर्ट में तो बाजार को गुलाबी तेजी दिखानी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन SGX दिखा नहीं रहा है गुलाबी तेजी, वो लाल लाल ज़्यादा है। और एक्चुअली दिल्ली में बड़ी गुलाबी गुलाबी ठंड है, मौसम बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैंने आज, नहीं तो पहले मैं सोचा था दोपहर में निकलता था, फिर आज दोपहर वाला शो मिस हो जाता। तो फिर दीप ने कहा कि ये शो मिस मत कीजिए, तो मैंने फिर फ्लाइट चेंज करके शाम की करवाई। बहुत बढ़िया। तो चलिए करिए शुरुआत, बताएं आज की पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, बाजार की लाली को देखकर बिकवाली की राय है और बेचना
भी है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक में अनिल जी डबल टॉप पैटर्न बना है डेली चार्ट पर, कल ब्रेकडाउन आया 1580 रुपए के नीचे, तो HDFC बैंक को शॉर्ट करें। यहाँ पर मुझे लगता है कि 50-60 रुपए की गिरावट मुमकिन दिखाई देती है, तो ये स्टॉक 1500 तक नीचे फिसल सकता है। और HDFC बैंक को शॉर्ट करें तो 1580 1580 पर स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट करने की राय है, 1500 का टारगेट। अच्छा, HDFC बैंक को शॉर्ट करें। अच्छा दीप, मैंने ऐसा सुना है कि मेरे मुंबई छोड़ते मुंबई का मौसम भी बिगड़ गया, ऐसा सही है या ऐसी खाली अफवाहें चल रही है? नहीं सर, बिगड़ा है, थोड़ा बदल गया है सर, ये कह सकते हैं। कल तो बहुत बारिश हुई है सर कुछ एरियाज में, बल्कि हमारे एरिया में भी काफी तेज हवाएं चल रही थी सर। थोड़ा एक मतलब तेज हवा चली है और बारिश भी कुछ एरियाज में होती हुई दिखी है सर, तो थोड़ा मौसम बदला जरूर है। अरे इतना प्यार तो मैंने सोचा नहीं था कि मुंबई वाले मेरी याद में आंसू बहा रहे, इतना पानी बरस रहा है। लेकिन चलिए, ध्यान रखें, बदलते हुए मौसम में बीमारियां काफ़ी होती है, तो अपनी सेहत का ख्याल आप ज़रूर रखें सब लोग जो भी मुंबई में। बारिश तो ये अनएक्सपेक्टेड है इस मौसम में होना, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखना ज़रूरी है। आइए वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, आपको तो हम मिस कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने जो अभी कहा वो कि लोग आंसू बहा रहे हैं, ये ख्याल रखिए कि वो शायद खुशी के भी आंसू हो सकते हैं। देखो तो वो जरा चैनल चेक देखो, अगर खुशी के है तो भी खुशी की है तो भी खुशी की बात है। देखो, किसी भी अगर खुशी की आंसू है तो उनके लिए खुशी की बात, और दुख के है तो मेरे लिए खुशी की बात, बट खुश होना चाहिए कोई न कोई। बिल्कुल। लेकिन आपका डायलॉग पसंद आया वागिल साहब, मजा आ गया जी। अनिल जी, मार्केट थोड़ा वीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें मुझे ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स लग रहे हैं, और पिछले कई महीनों से या क्वार्टर से होते आ रहे हैं, 1-1.5-2 दिन की करेक्शन आती है और फिर वापस बाइंग आता है। तो अभी वापस बाइंग आने के संकेत फिलहाल आए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप सही चूज करो, अभी कल के गिरावट के मार्केट में भी हमने बीपीसीएल को आइडेंटिफाई किया था, वो चला, मुझे लगता है और चलेगा। मेरा आज भी कॉल बीपीसीएल पे है, 432 का बंद है, 423 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 450 का मेरा ट्रेडिंग टारगेट है 1 से 2 दिनों का, और मेरा मानना है ये स्टॉक 550 तक अगले 3 से 4 महीनों में जा सकता है, शायद उसके पहले ही जाएगा, ऑन एन आउटर साइड 6 मंथ्स। ओके, तो ये है बीपीसीएल में खरीदारी करने की राय। और भले वागले साहब ने दिया हो, मैं डिस्क्लेमर दे दूं वागले साहब की तरफ से, ये वागले साहब के पूर्व एम्प्लॉयर हैं, जहां वागले साहब अपनी करियर की शुरुआत बीपीसीएल से कर चुके हैं। वैसे इस डिस्क्लोजर का ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन हम वागले साहब को छेड़ने के लिए इस डिस्क्लेमर का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो कि बीपीसीएल में काम करते करते भी आप अपना ट्रैक चेंज करके देश के सबसे बेहतरीन चार्टिस्ट, बेहतरीन टेक्निकल एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये वागले साहब को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये है वागले साहब की तरफ से आज का पिक ऑफ द डे बीपीसीएल 450 के टारगेट के लिए। सचिन जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैं संदीप सर से सहमत हूँ, जहाँ पर मुझे लग रहा है काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रही है। इंडेक्स को अगर हम इग्नोर करें तो भी चल सकता है, एंड जिस तरीके से कैश स्टॉक्स में मूवमेंट है, मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सा फोकस ध्यान देना चाहिए। एंड जिस तरीके से सेटअप है, मुझे लग रहा है थायरो केयर में काफी बड़ी अपसाइड अनलॉक होनी चाहिए। एक क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन जहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है 900 के आसपास की सपोर्ट ऑलरेडी उसने रिकन्फर्म की है, एंड जिस तरीके से स्टॉक वापस रिबाउंड हो रहा है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में कन्वर्जन्स भी आया है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो 980 होगा एक शॉर्ट टर्म टारगेट, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1150 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदना है थायरो केयर को 870 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 870 के स्टॉप लॉस के साथ थायरो केयर, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। शुभम जी गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत आपकी पिक की। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी की राय है और खरीदना है बर्जर पेंट को। यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे पेंट स्टॉक्स में पिछले 1-2 दिन से मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है। हालांकि प्राइस ब्रेकआउट अभी भी ड्यू है,
लेकिन कल जिस तरह से एशियन पेंट में भी परफॉर्मेंस देखने को मिला, मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सेक्टर पॉजिटिव रहेगा और सेक्टर स्पेसिफिक रैली देखने को मिलना चाहिए। अब बर्जर पेंट में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक पुलबैक जरूर है, लेकिन इस पुलबैक के बाद अब स्टॉक सपोर्ट के आसपास है और डेरिवेटिव डेटा में भी हमें लॉन्ग बिल्टअप्स देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक हमें रिबाउंड आता हुआ दिखेगा। तो बर्जर पेंट का एट द मनी का कॉल ऑप्शन, मतलब 760 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदे, जो लगभग 13 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसमें लक्ष्य होगा 22 रुपये का और स्टॉप लॉस मेंटेन करे 8 रुपये पे। तो आज का जो पिक है वो है बर्जर पेंट। ओके, बर्जर पेंट में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय है इस वक्त शुभम जी की तरफ से। बंसल जी भी तैयार है अपनी पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी, खरीदना है बेचना है, आपका क्या इरादा है? पहले तो अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु को और स्पेशल गुड मॉर्निंग गुलाबी रंग वालों को अनिल जी। आज तो आप दोनों से गिरे हैं, दोनों तरफ आपके एक राइट और लेफ्ट, तभी स्पेशल गुड मॉर्निंग अनिल जी। और देखिए अनिल जी, मेरी तो खरीदारी की राय है और एक डिफेंसिव काउंटर निकाल के लाया हूँ। और अनिल जी, जहां तक मेरी नॉलेज है, किसी ने भी स्टॉक के ऊपर अभी तक कोई खरीदारी की राय नहीं दी है इस स्टॉक पे। हाँ, आप पहले हैं? मैं पहला हूँ अनिल जी। वाह, बताइए सर। यूटीआई एएमसी अनिल जी, डिफेंसिव स्टॉक है। हाँ, ये बात गिर तो रहा सही नहीं है अनिल जी। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 557 का स्टॉप लॉस है, 583 का इंट्राडे टारगेट है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। अभी तक किसी ने यूटीआईएम से, और जब इसका आईपीओ आया था तब हमने अवॉइड करने की राय दी थी कि आपको नीचे मिलेगा, तब 15-20% नीचे लिस्ट भी हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से अब इशू प्राइस के ऊपर शायद आ चुका है, जहाँ तक मुझे याद है। एग्जैक्ट मुझे इशू प्राइस, तो एक तो इतने सारे इशू आते हैं ना, याद नहीं रहता किसकी क्या इशू प्राइस है, कब लिस्टिंग है। इशू प्राइस याद रखते हैं तब तक लिस्टिंग हो जाती है, फिर लिस्टिंग प्राइस याद रखते हैं तो फिर नया हाई क्या बनाया वो याद रखो, वो याद रखें तब तक वापस नीचे आ जाता है, तो फिर दूसरी दो भूल जाते हैं। बट एनीवे, यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई एमसी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय 583 रुपये पर आपके लिए यहाँ पर आती हुई बंसल जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। आज जो पिक ऑफ द डे है, ये वो सेक्टर से है जो सेक्टर में मैंने बहुत ज्यादा पिक्स दी नहीं है, और वो है रियल एस्टेट में से। उसकी दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहिए। 1880 का टारगेट होना चाहिए। एक आंकड़ा सुन के सभी सरप्राइज हो जाएंगे कि 2020 में इन्होंने करीबन 88 लाख स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी बेची है, करीबन 6000 करोड़ का। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और एग्जीक्यूशन भी बहुत बेहतरीन ये कंपनी का। रियल एस्टेट में पिक एंड चूज करना बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज जो लीडर है वो सबसे बेहतरीन है। 1880 का टारगेट, निवेश की राय। ओके, 1880 का टारगेट निवेश के लिए ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर खरीदारी करने की राय। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, और आमतौर पर कम देते हैं। लेकिन आज एक चीज़ और बता दूं, एक जेफरीज की भी आज रिपोर्ट आई है सिद्धार्थ जी, हाउसिंग कंपनियों को लेकर, जहां पर उनकी टॉप पिक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कजारिया, सुप्रीम इंफ्रा, L&T, SEC और HDFC भी पसंद है जेफरीज को, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने भी ऊपर रखा है। तो 1500 रुपये हो गया, 1505 देखते देखते। और यहाँ पर आपके लिए राय है खरीदारी करने की 1880 के टारगेट के लिए। सुमित जी भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहा है वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर कल अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, और अब लगता है कि HDFC लाइफ यहां से और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 710, 713 के आसपास HDFC लाइफ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 730 रुपए से लेके 740 रुपए तक के टारगेट HDFC लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 700 के आसपास है, इसलिए 700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, 695 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा HDFC लाइफ में 730 से 740 के टारगेट्स के लिए। ओके, 730, 740 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करें HDFC लाइफ में। तो पूरा इंश्योरेंस कंपनियों पर, म्यूचुअल फंड पर, BFSI जो स्पेस है वहाँ पर इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है खरीदारी करने के लिए आज से। सिद्धार्थ जी, अंबुजा सीमेंट के नतीजे पर आप अपनी राय दीजिए। नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद मिले जुले, और कहीं भी कोई अपग्रेड्स आए नहीं है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए अंबुजा सीमेंट? देखिए, मिले जुले नतीजे हैं। मैं उम्मीद तो थोड़ी ज्यादा रख रहा था अंबुजा से, पर वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा। तो मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीमेंट के कोई दिग्गज या लार्ज कैप पे ही आपको दाव लगाना है, तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसके नतीजे भी दमदार थे, उसके ऊपर दाव लगाए। मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक अभी भी आउट परफॉर्म करेगा पूरे इंडस्ट्री को।
ओके, अल्ट्राटेक बेहतर विकल्प है अगर आप खरीदारी करना ही चाहते तो। एसीसी, कुणाल जी जरा इसके चार्ट्स देख लीजिए, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आई हैं, थोड़े से बढ़कर आए हैं टारगेट्स, हालांकि मतलब थोड़े ऊपर के हैं, बड़े तो नहीं, जस के तस हैं। क्रेडिट स्विस ने 2000 का टारगेट रखा है और न्यूमरा ने 1930 का। एसीसी के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं सर? अनिल जी देखिए, पूरा सीमेंट पैक अच्छा है, लेकिन एसीसी में एक समस्या ये है कि 1850 पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, और हमने देखा है कि पहले भी इतिहास में स्टॉक के 1850 के आसपास जब आता है तो इसमें सेलिंग का दबाव देखने को मिलता है, और कल परसों भी उन्हीं लेवल से स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो 1850 जब तक पार नहीं होगा कोई फ्रेश मूव नहीं आएगा, और हो सकता है कि क्योंकि स्टॉक काफी बढ़ चुका है, आपको थोड़ा मार्जिनल करेक्शन भी देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि 1750 के आसपास पकड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1750 के आसपास बाइंग जोन में जब ये शेयर जाए तब इसको खरीदारी के लिए कर देखना चाहिए। 1850 के ऊपर नई तेजी बनेगी। और आज एक और खबर इनके लिए यह भी है कि अंबुजा सीमेंट के साथ मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। 2 मई से ये मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट अगले 3 साल के लिए रिन्यू हो चुका है। तो जो पहले से चल रहा था वो और आगे बढ़ेगा, इसके अलावा कोई खास मतलब बदलाव नहीं, जो पहले से चल रहा है उसके लिए आगे बढ़ने की तैयारी में है। चलिए, एक और स्टॉक है जहां पर राय लेनी है। सुमित जी, स्पाइस जेट, जरा इसे देखिए, आज से 24 नई उड़ानें इसकी शुरू हो रही है, घरेलू उड़ानें 24 नई उड़ानें शुरू हो रही है। स्पाइस जेट चार्ट में दम है कुछ? अनिल जी, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिलेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में इमीडिएट हर्डल 90 का और ओवरऑल हर्डल 100 रुपए का क्रॉस करेगा तभी तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे बाइंग जरूर बनता है, क्योंकि जिस रेंज में ये घूम रहा है उसका नीचे का सपोर्ट आ रहा है 83-85 के आसपास। तो लोअर लेवल से अभी ये बाउंस दिखा सकता है, जिसमें 90 का लेवल टूटने के बाद 95 से 100 रुपए तक के मूव स्पाइस जेट के अंदर फिर देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ओके, सिद्धार्थ जी जरा डाबर पर राय दीजिए। आज प्रमोटर ग्रुप कंपनी ब्लॉक डील के जरिए 0.5% हिस्सेदारी यानी कि 88 लाख शेयर बेचेंगी। 460 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। करीबन 2% के मैक्सिमम डिस्काउंट पर होगी। 509 रुपये 65 पैसे से 520 रुपये 5 पैसे, राउंड फिगर में 510 से 520 के बीच में डिस्काउंट पर, हल्के डिस्काउंट पर डील होने की संभावना कोई खास नहीं। तो बताएं, क्या जहां डील हो वहीं खरीद लें, रुके, क्या करना चाहिए? डाबर पे क्या है व्यू आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से नतीजे इसके अच्छे रहे थे, वॉल्यूम्स बेहतर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आपको यहां से भी अगर एक्यूमुलेशन करके चलना हो तो कोई हर्ज नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखना है, अभी एफएमसीजी स्पेस में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, तो अगर आप निवेश करते हैं 3-6 महीने के लिए तभी बेहतर है। ओके, एनएमडीसी, सचिन जी जरा इसके चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। यहाँ पर खबर आई है जो कि उम्मीद ही थी कि डोनामलाई माइंस में फिर से कामकाज शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो चुका है। चार्ट्स पर कोई दम है इसमें? अनिल जी, ऑलरेडी चार्ट्स में दम है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन अभी भी इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है अराउंड 130 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए पोजिशनली। एंड जिस तरीके से एक बेस बना है 115 112 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस होल्ड होना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग की एडवाइस होंगे। 120 मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने ब्रीच किया है, तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए 130 के टारगेट के लिए। एयरटेल, ओके, भारती एयरटेल, ये वो स्टॉक जिस पर बंसल जी आप राय दीजिए। लगातार 5वां महीना ऐसा है जब भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़े हैं। 40 लाख दिसंबर के महीने के आंकड़े आए हैं। वोडाफोन हमेशा की तरह कम हो रहा है। शायद अब मेरे ख्याल से वोडाफोन के कस्टमर्स के लिए यही उम्मीद बची है अच्छी सर्विस की, कि हर महीने अगर कस्टमर कम होते जाएंगे तो जो बचे हुए उनको सर्विस बढ़िया मिलेगी। इस उम्मीद में मैंने तो कनेक्शन रखा हुआ है अभी तक। मैंने भी। आपने भी रखा? लास्ट में हम दोनों ना रह जाएं, पता चला। नहीं अनिल जी, देखिए आप 2 गुलाबी रंग वाले ही बचे। अनिल जी, वोडाफोन ने एक वैल्यूएबल कस्टमर लूज कर दिया अनिल जी। आपको? हाँ अनिल जी। अरे सर, वैल्यूएबल नहीं है, आप तो मोस्ट वैल्यूएबल, प्राइसलेस हैं। आपके तो ट्रैक लगा हुआ है प्राइसलेस का, आप क्या बात कर रहे हैं? अनिल जी, अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि वोडाफोन आइडिया की स्पीड सबसे अच्छी है। वो जो एजेंसी है जो नापती है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हाईएस्ट है, तो उसने पाया है कि आइडिया का जो फोन है वो सबसे ज्यादा फास्ट चल रहा है, यानी कि डेटा नेटवर्क सबसे फास्ट है। तो अनिल जी, मुझे ये समझ नहीं आया कैसे इसको मेजर करते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव तो अनिल जी बहुत ज़्यादा दुखद रहा है। नहीं तो वो वैसा वाला मामला ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप मेजर ही नहीं कर सकते तो फिर उसकी स्पीड कुछ भी रखें, वो मतलब
मतलब समझ के बाहर वाली चीज़ है। एनीवे चलिए बताएं सर, भारतीय एयरटेल पर अपनी राय। अनिल जी, टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है। एक ही कारण है जो नहीं चल रहा है, जो बार बार आशु जी भी हाईलाइट करते हैं कि अनिल जी कॉल पुट का गेम चल रहा है इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर। किसी भी करेक्शन में अगर ये स्टॉक नीचे में 575 से लेकर 582 के जोन में मिलता है तो लेके इसको होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, यहाँ जल्दी ऊपर की तरफ एक अपमूव देखने को मिलेगा और जब ये 610 615 के ऊपर निकलेगा तब 660 665 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो करेक्शन पर खरीदारी की राय है भारतीय एयरटेल में। ओके सिद्धार्थ जी, टेलीकॉम कंपनियों पर सब पे आप भी राय दीजिए। रिलायंस जियो ने 10,000 करोड़ के डिपॉजिट दिए हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए, भारतीय एयरटेल ने 3,000 करोड़ और वोडाफोन ने भी दिए हैं भैया, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। 475 करोड़ इन्होंने भी दिए, अपने अपने हिसाब से सबने दिए हैं। इतने भी दुखी मत होइए कुणाल जी, 475 करोड़ रुपए डिपॉजिट दिया है वोडाफोन ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए। हाँ उम्मीद है। हाँ, रेस में है। ऐसे तो कोई रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो लास्ट में कौन आएगा फिर? तो कोई तो रेस तो लगी है ना, कोई तो आ रहा है। सिद्धार्थ जी जरा राय दीजिए इन टेलीकॉम कंपनियों पर। पहले तो अनिल जी एक डिस्क्लेमर दे दूं, आप और कुणाल जी अकेले नहीं है, मैं भी वोडाफोन का कस्टमर हूं, अभी भी जारी रखा हूं। तो हार्दिक सहानुभूति। अब टेलीकॉम सेक्टर मुझे तो बहुत जोरदार लगता है यहाँ से अनिल जी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज दुनिया में सबसे लोएस्ट अगर टैरिफ कोई देश का हो तो भारत में है। तो मुझे लगता है कि टैरिफ रिवीजन होगा। 5G टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल सबसे ज्यादा दमदार कंपनी हो सकती है पूरे स्पेस के, और आप जैसे बता रहे हैं लगातार आउट बीट कर रही है सब्सक्राइबर नंबर्स में। तो मुझे लगता है कि भारतीय पे हर गिरावट पे आप ऐड करें। हमारा अभी तो टारगेट 625 का है, फिर इस पे भी रिवीजन आ सकता है। इंटरेस्टिंग। और ये हमारी तरह ऐसे हम 3-4 नहीं, सुमित जी भी है। सुमित जी पिछले 18 साल से है। हाँ, मैं भी इतने साल से, मैं भी जब से शुरुआत, उस समय ये हज हुआ करता था। हज से शुरू आता था। हम हज के ज़माने से हैं, हम बड़े लॉयल का, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब कंपनी चलेगी तब तक तो रहेगा कनेक्शन। और अब तो वोडाफोन आइडिया हमने इतनी स्ट्रांगली रिकमेंड किया है तो अब तो कनेक्शन कटवाने का सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक। तो चलिए, ये है आपके लिए सारे टेलीकॉम स्टॉक्स पर राय। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, जरा सचिन जी इस पर राय दीजिए। अरविंद फैशंस 135 रुपये प्रति शेयर पर राइट्स इशू को मंजूरी मिल चुकी है और 200 करोड़ का राइट्स इशू 24 फरवरी को राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। 135 रुपये का राइट्स इशू है। स्टॉक पर क्या व्यू है, कि मजबूती है या छोड़ दें, जाने दें? अनिल जी, काफी समय के बाद इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक प्राइस एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो चुकी है। वॉल्यूम इनमें काफी इंटरेस्टिंग रहे, इनफैक्ट लगभग 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम से अपने एवरेज 10 दिन के वॉल्यूम से। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 162 के आसपास का होगा। एंड जिस तरीके से फिलहाल मोमेंटम है, मुझे लग रहा है अराउंड 185 इमीडिएट टारगेट होगा, बट 200-210 तक तो भी स्विंग्स एक्सटेंड होने चाहिए जिस तरीके से ये फॉर्मेशन। ओके, तो अरविंद फैशन पर नजर रखिए। डेट्स आ गई हैं जो इनके राइट्स इशू के, एडजस्टमेंट और रिकॉर्ड डेट दोनों की ही डेट आपके सामने आ गई है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सुमित जी ये दोबारा डिविडेंड देखने की सोच रहे हैं। 26 तारीख को बोर्ड बैठक है और 8 मार्च को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी होगी। और हम देखते हैं कि जब भी HAL में कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला होता है उससे पहले स्टॉक में दमदार तेजी आती हुई दिखती है। HAL कल भी 1.5% ऊपर था, क्या रहा है इस पर? बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा। जब भी कुछ ऐसा होता है तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होता है और स्टॉक एक तेजी का ट्रेंड में चलने का स्टार्ट कर देता है। तो HAL की तरफ आप देखें, पिछले हफ्ते भर से स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और अभी ऐसा लगता है कि और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 1050 के आसपास का कल का क्लोजिंग है। स्टॉक यहां से तेजी दिखाना चाहिए, जिसपे 1100 और 1144 ये लेवल्स इमीडिएटली ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 1100 का पहला टारगेट होगा, 1144 का दूसरा टारगेट होगा। ये मूव के लिए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करके भी चलने का सलाह रहेगा। ये है आपके लिए राय HAL पर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। शुभम जी जरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट्स देखिए, बताइए क्या इस पे शॉर्ट करने का मौका बनता है क्या कमजोर बाजार में? फोर्ड मोटर्स के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, इनके जो भी जॉइंट वेंचर्स थे, इसमें फोर्ड का यह है कि भाई हम बंद करने की सोच रहे हैं।
अब वही पता नहीं भारत के ऊपर अपनी जो स्ट्रेटेजी है फिर से सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने एक जेवी मिलकर बनाया भी था, तो पता नहीं इसे खराब खबर माने, अच्छी माने या न्यूट्रल माने, लेकिन ये खबर आई है महिंद्रा और फोर्ड की साझेदारी टूट रही है। बताएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। हालांकि इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होगा ये अभी कहना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। और अगर आप ऑप्शन का भी डेटा देखेंगे तो एट द मनी के स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग भी काफ़ी होता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। तो ट्रेडिंग शॉर्ट बनाए, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 910 पे, और मुझे लगता है कि अगर इसको 2 दिन का समय दिया जाए तो लगभग 865 तक के लेवल इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए M&M। नजर रखिए, पिछले 2 दिनों से थोड़ी कमजोरी ये काउंटर आपको दिखा रहा है। ऑटो सेक्टर में रहा है मिला जुला रुझान।